अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चूंकि आप पहले कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं, तो आज हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलना है और देखना है कि अगर किसी सर्टेन एरिया से आपके पास नंबर ऑफ़ लाइंस पास हो रही हों तो फिर हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। So this is the topic of electric flux and it is very important in long question. So let's get started. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो कि हमेशा मैं यहाँ पर क्लास में भी बताता होता हूँ और फिज़िकल क्लास में थोड़ा सा आसानी या समटाइम्स ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि मैं वहाँ पर फ़िज़िकली तो ये तमाम चीज़ें वेक्टर एरिया भी आपको बना कर दिखा देता हूँ और ये भी आपको कह देता हूँ कि इस तरह एक सर्टेन नंबर ऑफ़ लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं। लेकिन अगर हमारे पास इसके साथ इसकी एनिमेशन भी देख ली जाए तो वो एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो आज हम एनिमेशंस के थ्रू भी और अपने बोर्ड के ऊपर भी इस लेक्चर को देखते हैं ताकि ये आपको ईज़िली समझ आ सके। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। बिफ़ोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट भी जो है वो रह ना जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर आप वीडियो लेक्चर लेने के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लिया करें, लिख लिया करें। इन बच्चों के लिए जिनको मैं रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ और वो भी बच्चे जो कि मुझसे वीडियो लेक्चर से कुछ सीखना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी पे मैसेंजर पे मुझे भेज सकते हैं या फिर वो मुझसे लाइव टीम्स सॉफ्टवेयर में मिल सकते हैं। सो अगर एक लेक्चर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ तो कल उसी चीज़ के अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ज्वाइन करके मुझसे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको मुझसे पूछ लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चूँकि पढ़ाई का सीज़न हो चुका है बिल्कुल ऑन, तो इसीलिए मैं अब आज से फ़र्दर कुछ वीडियोस में पढ़ाई की बातें ही किया करूँगा और जिस तरीके से मैंने डेज़ डिसाइड किए हुए हैं कि किस डेज़ पे आपसे किस तरीके की बात करनी है या इस चैनल को किस तरीके से लेकर चलना है, तो फिर हम उन डेज़ के थ्रू इस चीज़ को देखेंगे। एनीवेज़, अभी तो पढ़ाई का सीन ऑन है, कोरोना सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है, तो आपको वापस आना है अपनी पढ़ाइयों की तरफ और सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है इन चीज़ों को। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं और जिन बच्चों को मैं हमेशा क्लास में पढ़ाता हूँ उन्हें ये पता है कि मैं बहुत फोकस करता हूँ हर चीज़ के वर्डिंग के ऊपर। अगर आप वर्ड के मतलब समझ जाएं तो आपको पूरा लेक्चर या पूरा टॉपिक समझने में बहुत आसानी रहती है। ये चीज़ मैंने अपने टीचर्स से सीखी थी और जिन टीचर्स से सीखी थी मैं स्पेशली उनको मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे फ़िज़िक्स के राजा अमजद साहब ने ये तमाम चीज़ सिखाई जिसकी वजह से ये मेरे तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुए। सर अल्ताफ़ ने मुझे ये तमाम चीज़ें सिखाई जिनकी वजह से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो मैं और हमेशा अपने उन टीचर्स को जिन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं, मैं हमेशा उनका नाम लेकर जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा मेरे एक और टीचर थे जिन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, दैट इज़ सईद बुज़ार साहब, और उनकी वजह से भी मेरे फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत क्लियर हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो पार्ट्स में। तो आपके पास यहाँ पर दो वर्डिंग मिल रही है, दो वर्ड्स मिल रहे हैं, वन इज़ इलेक्ट्रिक एंड अनदर इज़ फ्लक्स। तो अगर आपको पता है कि इन दोनों के अलग अलग हम डेफिनेशंस कर लें तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए इनको अलग अलग डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से है, यानी इलेक्ट्रिसिटी तब जब आपके पास चार्जेस मौजूद होंगे, क्योंकि आप एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा चार्जेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि वो रेस्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि वो स्टैटिक हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्ट में चार्जेस आएंगे जो कि स्टैटिक हैं। और फ्लक्स क्या चीज़ होती है? फ्लक्स होती है कि इन्हीं इलेक्ट्रिकल चार्जेस से जो नंबर ऑफ़ लाइंस निकल रही हैं जिनको हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ये नंबर ऑफ़ लाइंस अगर किसी सर्टेन एरिया से पास कर जाएं, एरिया का आपको कोई डिफ़ाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। एक सर्टेन एरिया, फॉर एग्जांपल आप दरवाजे में से पास होकर एक रूम तक जाते हैं
तो आपके लिए वो सर्टन स्पेस जो दरवाजे की है वो आपके लिए एक सर्टन एरिया है जिसमें से आप पास होकर एक रूम के अंदर एंटर हुए हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास वाटर पाइप है और वाटर पाइप का आगे आप एक जगह बना दें, एक एरिया बना दें और वहाँ से पानी जो है वो पास हो रहा है, तो पानी के पास होने के लिए एक एरिया रिक्वायर्ड है जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास हुआ। सिमिलरली नंबर ऑफ लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नंबर ऑफ लाइंस हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लाइंस थी और हमने उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कल देखी थी और वो हमें फैराडे ने बताई थी। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि ऐसी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज़ कॉल्ड फ्लक्स। ये सिंपल फ्लक्स कहलाता है। कोई भी नंबर ऑफ लाइंस हों, यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मैंने कुछ लाइंस नहीं बोला, डेफिनेशन को जो है वो 3 टुकड़े कर देंगे, 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो सिर्फ अगर आप फ्लक्स की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं, फ्लक्स को बताना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो ये नंबर ऑफ लाइंस किसी सर्टेन एरिया से पास हो रही होंगी तो उस चीज़ को हम फ्लक्स बोलते हैं। अगर ये नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, यानी कि उन चार्ज के इर्द गिर्द जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करती है, उनकी नंबर ऑफ लाइंस किसी सर्टेन एरिया से पास कर जाएं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सो दैट इज़ वेरी सिंपल कि सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस किसी सर्टेन एरिया से पास हों तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि ई लाइंस किसी सर्टेन एरिया से पास हों तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम फ़ौरन चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है क्योंकि आप सब लोगों को प्रीवियस लेक्चर से ये पता लग चुका है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। फिर मैंने क्या किया कि इन लाइंस के विसिनिटी में या इन लाइंस के स्पेस में, एरिया में, मैंने 2 एरियाज़ भी बना दिए हैं। ये एरियाज़ क्या हैं? ये छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकेंगी। तो ये देखें, ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है। एरिया 1 में से आपके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। एरिया 2 में से आपके पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लक्स यानी वो तादाद, वो मैग्नीट्यूड जो कि एरिया 1 में से है उसकी तादाद 4 है, जो कि एरिया 2 में से है उसकी तादाद 2 है। फ्लक्स को हम एक ग्रीक लेटर, एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम फाई बोलते हैं। ये फाई से आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि फाई की नोटेशन फर्स्ट ईयर में एंगल्स को डिनोट करते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में फाई को से हम फ्लक्स को डिनोट कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या आगे जाके 15 चैप्टर में आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है। दोनों की रिप्रेजेंटेशन में फाई आता है। जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो इसके साथ फाई ई लगा देते हैं, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो इसके साथ फाई बी लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। और इन नोटेशंस, इन लेटर के अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जो कि यहाँ पर अभी इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करना, लेकिन फिर भी मैं एक टच ज़रूर दे देता हूँ कि अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं और देखें तो हमारे पास ग्रीक सिंबल्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड सिंबल्स थे ओरिजिनली, जब ये तमाम चीज़ें बुक्स में इस्टेब्लिश होना शुरू हुई। और फिर जब लोगों ने इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया और फिर इसमें एडवांसमेंट आती गई तो सिंबल्स के जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी बढ़ती गई। तो इनिशियल इतने सिंबल नहीं थे जिसकी वजह से एंगल को भी आप अल्फ़ा, बीटा, गैमा, फाई, थीटा से डिनोट करते हैं और फाई जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है, जिसमें एक चीज़ आज आप देख रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम चलते हैं इसकी अनदर डेफिनेशन पे जो आपको सर्टेन बुक्स से और आपके नोट्स में और ज़्यादातर इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट आप फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाएं और कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हों कि उनका जो आंसर है वो हमारे पास स्केलर आ जाए। स्केलर क्या चीज़ होती है? जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तादाद हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। आप देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, यानी एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन सामने की तरफ है, दूसरा आपके पास ये एरिया है जिसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। वैसे तो एरिया स्केलर होता है, लेकिन अगर मैं किसी एरिया को सर्टेन डायरेक्शन दे दूं तो उस एरिया को मैं वेक्टर एरिया कहता होता हूं।
इसकी एग्जांपल यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्पेस है जिसके अंदर आप रूम के अंदर एंटर भी हो सकते हैं और वहाँ से लीव भी कर सकते हैं। तो उस स्पेस की आपके पास दो डायरेक्शन है इन एंड आउट की। अगर मैं कह दूँ कि इसी सेम रूम में मैंने दो दरवाजे लगा दिए हैं और अब एक दरवाजे को मैं इन का दरवाज़ा कह देता हूँ और दूसरे दरवाजे को मैं आउट का दरवाज़ा कह देता हूँ, तो अब आपने डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर ली है। जब भी आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेंगे कि किसी भी दो जगह से, तो अब आपका वेक्टर जो एरिया है वो वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि अब आपने उसको एक सर्टेन डायरेक्शन दे दी है। वैसे अगर मैं जनरली बोलूं और यहाँ से कहूँ कि मैंने एक सर्टेन एरिया के ऊपर काम किया या एक सर्टेन फील्ड है, तो वो हमेशा स्केलर ही हुआ करती है। चलिए जी, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और A, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है? वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर फाई E जो है वो लगा देता हूँ। सो दैट इज़ द डॉट प्रोडक्ट। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आप एक्सप्लेन करते हैं, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, तो उसको आप कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कॉस क्यों आता है? क्योंकि प्रोजेक्शन बनता है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर में जब उसकी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर दे दूंगा। तो यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है, सेकंड ईयर के बच्चों को ये पता होता है कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ये देखिए, ये मैंने कुछ एरियाज़ बनाए और उन एरिया को सर्टेन डायरेक्शन भी दे दी है खुद ही। तो वैसे अगर ये एक एरिया है जो कि हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, तो इस एरिया को मैं कह देता हूँ कि इसकी डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ स्पेसिफाई कर दी है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा सकेंगी। यानी अगर आप पॉजिटिव चार्जेस नीचे रखेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सर्टेन एरिया में से पास होकर ऊपर की तरफ जा सकेंगी। तो इसको मैंने जो डायरेक्शन दे दी, तो अब ये मेरा एरिया स्केलर नहीं रहा, ये वेक्टर एरिया बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक एरिया बनाया हुआ है जिसकी वैसे तो डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ हो सकती है, यानी इस तरफ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट या फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया किसी एक जगह पर इसकी डायरेक्शन को, तो अब ये मेरे पास वेक्टर एरिया बन गया। यूनिट्स हम इसके देख लेते हैं। यूनिट्स निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें। ई के यूनिट हमने पिछले लेक्चर में निकाल लिए थे, जिसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी फॉर एन इंस्टेंट लिख दिया ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं। तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ओवर कूलम, और आपके पास आगे एरिया पड़ा हुआ है, एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। तो आपके पास टोटल यूनिट क्या हो जाएंगे? दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तीन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कि फ्लक्स हमारे पास कब मैक्सिमम होता है, फ्लक्स हमारे पास किसी एरिया में से कब मिनिमम होता है, या फ्लक्स किस चीज़ के ऊपर एंगल पे डिपेंड करता भी है या नहीं करता। तो आइए नेक्स्ट आपको जो है मैं उसको टाइप कर लूँ, लिख लूँ, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिनिमम या कब मैक्सिमम होता है, इसके लिए ना आपको वेक्टर एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेक्टर एरिया की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दी थी कि आप उसको फिक्स करते हो और आप ही बताते हैं कि एरिया की एक ऐसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वो पास हो सकती हैं। आपकी बुक में यहाँ पर कुछ वर्डिंग लिखी होती है और ये वर्डिंग हमेशा बच्चे को कंफ्यूज करती है। मैंने जितनी भी दफ़ा सेकेंड ईयर में ये टॉपिक पढ़ाया है या मुझे इस टॉपिक को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हुआ है, वहाँ हमेशा मैंने इस बात के ऊपर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स लगाए हैं, क्योंकि बच्चे को एरिया की पोजीशनिंग और एरिया के एंगल की समझ नहीं लगती। तो इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा बड़े स्लोली बोलूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा कि स्लोली इस चीज़ को पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसके लिए हम बाद में देखते हैं। एनीवेज, आपके पास हम सबसे पहले कंडीशन आ रही है मैक्सिमम फ्लक्स की, कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। लेट्स सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, यानी कि ये फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं। अगर इन फील्ड लाइंस में आप एक सर्टेन एरिया रिप्लेस करते हैं, बल्कि रुके मैं आपको एक सर्टेन एरिया बना के फिर दिखाता हूँ, और ये मैं आपके चलें इसको मैं कट भी नहीं करूँगा, इस वाले पोर्शन को, इसको एडिट भी नहीं करते, और इसको ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने मोबाइल का जो है वो कवर जो है वो उतारा है, और इस मोबाइल कवर को, ये सिलिकॉन का कवर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने एक सर्टेन एरिया है। ठीक है जी।
तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि ये ट्रांसपेरेंट एरिया है, और इस ट्रांसपेरेंट एरिया के अंदर से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं, यहाँ से भी पास हो सकती हैं, इधर से भी पास हो सकती हैं। तो आपने इसकी पोजीशन कैसे रखनी है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही हैं तो आप इस एरिया को ऐसे प्लेस करेंगे। ऐसे प्लेस करने का मतलब ये है कि आप एरिया को परपेंडिकुलर रख रहे हैं। फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, आप उसके साथ एरिया को परपेंडिकुलर रख रहे हैं, पैरेलल नहीं रख रहे, परपेंडिकुलर। एरिया अगर ऐसे रख देता तो वो पैरेलल हो जाता। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कहानी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि पैरेलल होती हैं दो लाइंस कुछ ऐसे, और परपेंडिकुलर होती है कि एक लाइन जो है वो इस तरफ मूव कर रही हो लेकिन आपने उसके एरिया में दूसरी लाइन ऐसे रख दी। तो आप देख लीजिए कि आपका एरिया जो है, सिर्फ एरिया, वेक्टर एरिया नहीं, वेक्टर एरिया ये वाला है जिसको मैं अभी मिटा देता हूँ, फिर बाद में बताऊँ। ये एक सर्टन एरिया है, ठीक है जी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्पेस में एरिया रखना है कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलरली। ये 3D नहीं है वरना मैं इसको आपको बताता। तो जब आपने एरिया को कुछ इस तरीके से रखा परपेंडिकुलरली तो आपके इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ से पास करा देते हैं। ये पास क्यों हुई? वो इसलिए पास हुई कि आपने इस एरिया को एक सर्टेन डायरेक्शन भी दी हुई थी, और ये डायरेक्शन अब कहलाती है वेक्टर एरिया। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आपके वेक्टर एरिया, ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पहले तो सिर्फ एरिया था तो वो आपने परपेस किया परपेंडिकुलरली, लेकिन अब आपके पास दोनों लाइंस, और ये मैं आपको मार्कर से ही शो कर देता हूँ कि ई लाइंस जो हैं वो ग्रीन कलर से आपके पास सामने आ रही हैं, ये मेरी तरफ, और वेक्टर एरिया के भी लाइन जो है वो ब्लैक कलर में है और ये मेरी तरफ है। अब इन दोनों लाइंस का आपस में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री। तो बुक में आपके पास लिखा हुआ है एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर बट द एंगल इज पैरेलल और 0 डिग्री। तो बिल्कुल बात सही है, प्रूव हो गई कि एरिया को परपेंडिकुलर रखा लेकिन एंगल आपके पास जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री है। जब आप 0 पुट करते हैं cos 0 आपके पास मैक्सिमम होता है, 1 का आंसर देता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। अब हम चलते हैं मिनिमम फ्लक्स की तरफ। मिनिमम फ्लक्स आपका कब होगा? जब आप वेक्टर एरिया को, इसी खाली एरिया को आप जो है वो क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर था, इसको आपने ऐसे लिटा दिया, अब ये आपके पास पैरेलल बन गया। जब ये आपके पास पैरेलल बन गया तो अब आपने इसको अलाउ किया हुआ था, ये ऐसे था एरिया, आपने इसको ये वाली डायरेक्शन दी हुई थी, लेकिन अब आपने इसको ऐसे लिटा दिया, और अब आपके पास अलाउ की पोजीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर की तरफ पास हो सकें। तो ये मैं वेक्टर एरिया ही आपको बना के दिखा दिया ना। तो इसीलिए अब आप देखें कि अब जो है इसमें से कोई लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि एरिया आपने अब पैरेलल रखा है, लेकिन एरिया, वेक्टर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ जो एंगल है वो 90 बन रहा है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, एरिया पैरेलल रखा है, लेकिन वेक्टर एरिया जिसको आपने डायरेक्शन दी हुई थी उसका एंगल अब आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। When you put the 90 degree in this expression, that will give you an answer of 0 because cos 90 is equal to 0. तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में जो है that will be minimum, और इससे पहले वाले केस में जिसमें आपके पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस के दरमियान में 0 का एंगल बन रहा था, वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हुआ करता है। ओके जी, यहीं से हम लास्ट बात भी अपनी समझते हैं, और इस चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा दूँ कि आपके पास लेट्स सपोज अब फ्लक्स ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ना आप वेक्टर एरिया को जो है वो परपेंडिकुलरली सेट कर रहे हैं, ना इस एरिया को आप जो है वो पैरेलली सेट कर रहे हैं, ना वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल 0 डिग्री या 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा। अब आप इसको किसी एंगल पे सेट कर देते हैं जो कि 0 और 90 के बीच का एंगल होता है। दैट मस्ट बी 45 का एंगल हो सकता है, 60 का एंगल हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो जिस पे आप इस वेक्टर एरिया को जो है वो रखें। तो अब आपके पास जो इसकी एक्सप्रेशन होगी दैट E डॉट ए एंड दैट विल बी इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा, और जिस एंगल पर आप अब रख रहे हैं तो आपने थीटा की जगह पर यहाँ पर वही एंगल जो है वो पुट करना है। थीटा में भी आप 30 के एंगल पे रख रहे हो, 45 के एंगल पे रख रहे हो, 60 के एंगल पे रख रहे हो, किसी भी आप एंगल के ऊपर ये तमाम चीज़ रखते हैं तो ये अब एंगल डिपेंडेंट हो जाएगी।
इस केस में फ्लक्स इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, बल्कि दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एंगल, जिस एंगल के ऊपर आपने इस वेक्टर एरिया को सेट किया हुआ है। ओके जी, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसके साथ ही हमने देखा कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, फ्लक्स कब मिनिमम होता है, साथ साथ में हमने देखा कि एक एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फ़र्क है, और फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा कि क्या फ्लक्स जो है वो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान की भी कोई वैल्यू हो सकती है जो कि सिर्फ एंगल पे डिपेंड करती है। विद दिस हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि अब आपके पास पढ़ाई का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है, बिकॉज़ अब ये साल जो है वो सेकेंड ईयर वालों के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन बच्चों ने हमारे पास फर्स्ट ईयर के पेपर जो हैं फाइनल के नहीं दिए थे, और अब इनके पास टाइम है टू गैदर अप देयर एनर्जीज़ एंड टू डू मच मोर एंड मोर। तो इसीलिए अगर आपको एक जगह से नॉलेज नहीं मिलता, लेकिन आपके पास रास्ते हैं और आपके पास आसानियां हैं कि आप उस चीज़ को 10 जगह से सीख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फन एंड फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को